केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, अब विद्युत रसायन में अपन सबसे पहले देखते हैं सेल का वर्णन इसमें आता है। और सेल, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, रासायनिक क्रियाएं इस सेल के अंदर संपन्न होती है और उसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इस सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल भी कहते हैं, इनके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर। अब विद्युत रासायनिक सेल की संरचना का सबसे पहले अपन वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल में दो पात्र होते हैं, आपको दो पात्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला पात्र जो है, पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ होता है और इस पात्र में जिंक धातु की छड़ डूबी हुई होती है। ठीक है, यानी कि धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, ये जिंक एक धातु है और ZnSO4 जिंक धातु का लवण है, तो धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, दूसरे पात्र में कॉपर धातु की छड़ होती है और उसमें उसको डुबाया जाता है कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक है, यानी कि इस पात्र में भी हम धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं। ठीक, इसके बाद दोनों छड़ों को हम कुंजी और गैल्वेनोमीटर से होते हुए आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर दोनों पात्रों के विलयन को एक यू आकार की कांच की नली द्वारा दोनों पात्रों के विलयनों में संपर्क स्थापित कर दिया जाता है। इस यू आकार की नली को हम कहते हैं लवण सेतु। ठीक है, अब ये लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु कांच की एक खोखली नली होती है। इस नली में अगर में बना KCl का पेस्ट भरा हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका पेस्ट बनाते हैं अगर में और कांच की नली में भर देते हैं। ठीक है, अब इसको यू आकार की नली का काम क्या पड़ा? लवण सेतु को क्यों लिया बनने? क्योंकि लवण सेतु दोनों विलयनों में अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करता है, यानी कि दोनों विलयनों को आपस में मिलने भी नहीं देता है और इनमें संपर्क भी स्थापित कर देता है। दूसरा काम है कि दोनों पात्रों के विलयनों में इस सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु का वर्क है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना और दोनों पात्रों के विलयनों में संपर्क स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं हम जिंक की छड़ पर। तो जिंक की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है। एनोड क्या होता है? एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है किसी भी सेल का जिस पर की ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना, इसलिए इसे जिंक की छड़ को हम एनोड कहते हैं। और ये एनोड विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वह ऋण आवेशित होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन सेल जो होती है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, ऋण आवेशित होता है। कॉपर की छड़ पर अपचयन होता है क्योंकि इस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। और कॉपर की छड़ को हम कैथोड कहते हैं क्योंकि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और इस सेल में कैथोड धनावेशित होता है। ठीक है, जनरली विद्युत अपघटन सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि ये विद्युत रासायनिक सेल है तो यहाँ पे कैथोड होगा पॉजिटिव। ठीक, अब होता क्या है, ये तो इस सेल की संरचना का वर्णन हो गया। इसे कार्यविधि पर हम जाते हैं। तो कार्यविधि में हम देखते हैं कि जिंक की छड़ जो होती है इसमें जिंक धातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं। यहाँ पर एक अगला टॉपिक आ जाएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को ऐसी कार्यविधि को हम समझेंगे। सबसे पहले एनोड पर क्या होता है वो देखते हैं हम। एनोड पर क्योंकि एनोड बना हुआ है जिंक धातु का, Zn जिंक धातु का संकेत है ये। तो सबसे पहले एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अर्थात जिंक धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर जिंक 2+ आयन बनाती है, जिंक आयन बनाती है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को जिंक धातु मुक्त कर देती है, त्याग देती है। ठीक है, ये क्रिया एनोड पर होगी। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है अतः इस क्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण, यानी कि एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ठीक है, जिंक धातु द्वारा त्यागे गए जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपको चित्र में दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को जिंक धातु ने त्यागा और ये बाह्य परिपथ से होते हुए, कुंजी से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? कॉपर धातु की छड़ पर, यानी कि एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कॉपर धातु की छड़ पर पहुंच गए। अब नेक्स्ट जो
क्रिया होगी वो कैथोड पर होगी। कैथोड पर क्या होगा हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैथोड की शर्त आयन में डूबी हुई है, CuSO4 के विलयन में डूबी हुई है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो अपघटित हो जाता है, Cu2+ आयन बनते हैं और SO4 2- आयन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये Cu2+ आयन जो है वह Cu2+ आयन इस कॉपर धातु की छड़ पर आकर जमा हो जाते हैं। Cu2+ आयन कहाँ जमा हो गए? कॉपर धातु की छड़ पर। और कॉपर धातु की छड़ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? जिंक धातु की छड़ से, ठीक है। तो कॉपर धातु की छड़ पे यानी कि कैथोड पर कौन है? कॉपर आयन उपस्थित है कैथोड पर। कॉपर आयन कहां से आए? CuSO4 का अपघटन हुआ और उससे कॉपर आयन बने, ठीक है। अब ये कॉपर आयन जो होते हैं इनको जिंक धातु द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और कॉपर आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बदल जाते हैं कॉपर धातु में। आयन का आयन बदल गए, धातु में बदल गए, और यह धातु इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है। कॉपर धातु का के ऊपर जमा हो जाती है, कॉपर की छड़ के ऊपर जमा हो जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जिंक धातु जिंक आयन में बदलकर विलयन में आ रही है, और कॉपर आयन कॉपर धातु की छड़ पर जमा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जिंक की छड़ तो विलयन में घुलती जाएगी और कॉपर धातु की छड़ का भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन उसके ऊपर जमा हो रहा है। मतलब जिंक कॉपर धातु की छड़ मोटी होती जाएगी और जिंक धातु की छड़ पतली होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिंक धातु की छड़ गल रही है, इसके जो धातु है वो आयन में बदलकर कहां पर आ रहे हैं? जिंक आयन कहां पर आ रहे हैं? विलयन में आ रहे हैं जिंक आयन, ठीक है। इसकी जो जिंक धातु है वो आयन में बदलकर विलयन में आ रही है, और यहाँ पर विलयन से जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन विलयन से काय के ऊपर जा रहे हैं? छड़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जिंक धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर धातु का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को एक साथ हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक धातु से कॉपर धातु की छड़ की ओर होता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक धातु से कॉपर धातु की छड़ की ओर, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि कैथोड से तो एनोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे तो विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर आएगी, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा एकदम अपोजिट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी कैथोड से एनोड की ओर। इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। क्लियर है?